नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज का प्रकरण है भाव पल्लवन। पहले हम देखेंगे कि इस पाठ के सीखने के अपेक्षित उद्देश्य क्या हैं। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी भाव पल्लवन का प्रत्यय समझ सकेंगे, भाव पल्लवन लेखन की प्रक्रिया का बोध कर सकेंगे, भाव पल्लवन के विविध प्रकारों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, पल्लवन के नियमों का वर्णन कर सकेंगे, किसी सूक्ति, गद्यांश अथवा काव्यांश का भाव पल्लवन कर सकेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, पल्लवन क्या होता है। भाषा संप्रेषण में अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जब किसी विचार को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है या उसे सूक्तियों के रूप में प्रकट किया जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसके भाव या विचार को ग्रहण करने में कठिनाई महसूस होती है। इसी प्रकार कई बार विद्वान, संत, महात्मा ये लोग होते हैं जो सामासिक शैली में ऐसी गंभीर बात कह देते हैं या गंभीर संदेश प्रकट कर देते हैं जो सबके लिए समझना सरल नहीं होता। ये उनके लिए तो सरल है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए भाव को समझना कठिन होता है। तब ऐसे विचार जो होते हैं उनको आवश्यकता किस चीज़ की होती है कि उन्हें स्पष्ट किया जाए और सरल किया जाए। तो ऐसे विचार स्पष्टता एवं सरलता की मांग करते हैं और ऐसे वाक्यों को पल्लवन की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। विचार या विषय की स्पष्टता हेतु सूक्तियों या संक्षिप्त वाक्यों को व्याख्यायित किया जाता है। इस व्याख्या में विषय या विचार सरल हो जाता है जिसे हम आसानी से समझ जाते हैं। ये कब होता है? प्रायः नीति वाक्य, सूत्र वाक्य, कहावतों आदि में के संदर्भ में होता है जब हमें उनके पल्लवन की आवश्यकता होती है। पल्लवन के द्वारा इन सूक्तियों, कहावतों या सूत्र वाक्य में अंतर्निहित अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। समाज में प्रचलित लोकोक्तियां या कहावतें परंपरागत सामाजिक परिवेश के गहन अनुभवों से प्राप्त होती हैं। ये इन अनुभवों को अपने अंतर समेटे रहती हैं। ये लोकोक्तियां वस्तुतः समस्त समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें स्पष्ट करने के लिए विषय का विस्तार एवं व्याख्या करनी आवश्यक हो जाती। भाषा विस्तार की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पल्लवन। वास्तव में संक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है वह पल्लवन के विपरीत होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, संक्षेपण से उल्टी लेखन प्रक्रिया का नाम पल्लवन है। संक्षेपण में एक बड़ी और लंबी सी रचना को छोटा या संक्षिप्त करना होता है, तो इसके ठीक विपरीत पल्लवन में एक संक्षिप्त सी रचना या उक्ति को विस्तार से बताना पड़ता है। अब पल्लवन का अर्थ क्या होता है? तो पल्लवन का अर्थ होता है फलना, फूलना, पनपना। इसे हम कुछ प्रकृति के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे फलते, फूलते या पनपते हैं। एक बीज में सब कुछ अंतर्निहित रहता है, जैसे रूप, रस, गंध आदि। उसके पल्लवित होने के लिए उसे रोपने की आवश्यकता है। साथ ही पोषण हेतु उपयुक्त हवा, पानी, धूप लगने से वो बढ़ता है, पनपता है, फलता है, फूलता है। उस बीज के मूल में निहित समस्त गुणों का प्रकटन हो जाता है और वे बाहर आ जाते। ठीक उसी प्रकार एक छोटे सूत्र, सूक्त, फार्मूला या सुभाषित में इतने गहन भाव या विचार निहित रहते हैं कि वे सहजता से बोधग्राह्य नहीं होते। जब आप चिंतन मनन द्वारा अपना ध्यान लगाते हैं तो उनके अर्थ के स्तर धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। जैसे पौधे के पत्तों और
फल फूलों की तरह और फिर फूलों की पंखुड़ियों की तरह अनेक सहचर भाव तथा विचार प्रकट होने लगते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से ये प्रकटन होता है प्रकृति के संदर्भ में, एक बीज से पुष्प के रूप में। भाषा और अभिव्यंजना पक्ष पर असाधारण अधिकार रखने वाले व्यक्ति अपने भावों और विचारों को परिष्कृत, सुगठित, सारगर्भित तथा प्रौढ़ भाषा में संक्षेप में अभिव्यक्त करते हैं। उनके संक्षिप्त कथन में विस्तृत विचारों और गंभीर भावों की अभिव्यक्ति निहित रहती है। उनमें भावों और विचारों की गहराई सूत्र के रूप में पिरोई होती है। ये विचार सूत्र समाज में उक्ति अथवा सूक्ति के नाम से प्रचलित हो जाते हैं। प्रायः कवि, रहीम और वृंद अपने दोहों में, कबीर अपने साखियों और सबद में, तुलसी अपनी चौपाइयों या दूसरे छंदों के माध्यम से इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि उसकी व्याख्या करने की गुंजाइश रहती है। उस उक्ति के भाव को स्पष्ट करना पड़ता है। इनमें गागर में सागर भरा होता है। सामान्य जनों को इस प्रकार के गुथे हुए सूत्रवत एक या एक से अधिक वाक्यों के भाव और विचार स्पष्ट नहीं होते। अब समझने के लिए विचार सूत्रों के वाक्य अथवा वाक्यों का अर्थ विस्तार या भाव विस्तार किया जाता है। इसी प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं, अर्थात किसी सूत्रबद्ध और सुपठित भाव या विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना पल्लवन की प्रक्रिया कहलाता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि सूक्ति जो है या उक्ति है कोई या कोई सूत्र है, तो उसको क्या चाहिए, विस्तार चाहिए और वो व्याख्यायित करने की मांग करता है, विस्तार करने की मांग करता है। और ये विस्तार करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पल्लवन। अब पल्लवन के बाद भाव पल्लवन के अर्थ को समझेंगे और उसके स्वरूप को भी समझने का प्रयास करेंगे। पल्लवन, जिसे अंग्रेजी भाषा में एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, इसका अर्थ है विशदीकरण, अर्थात दिए गए किसी सूत्र, वाक्य या विचार को विस्तार के साथ व्याख्या करना। तो पल्लवन का अर्थ क्या हुआ, विशदीकरण। और इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, किसी सूत्र, वाक्य या विचार को विस्तार के साथ व्याख्या करना पल्लवन कहलाता है। इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। पल्लवन शब्द पल्लव से रचित है। पल्लव का अर्थ क्या होता है, पत्ता, अर्थात पत्ता जिस रूप में दिखता है वस्तुतः वह उसका मूल स्वरूप नहीं है। उसका मूल स्वरूप क्या है, उसका मूल रूप तो बीज है जो मिट्टी में दबा था। उसी बीज का विस्तृत रूप है पल्लव या पत्ता। बीज से अंकुर और अंकुर से तना, फिर तना से पल्लव, इस प्रकार बीज का विस्तारण या पल्लवन होता है। भाषा के संदर्भ में यह प्रक्रिया पल्लवन कहलाती, अर्थात किसी सूत्र, विचार, भाव, वाक्य आदि के विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करना पल्लवन है। अब हम यहाँ पर समझेंगे भाव पल्लवन क्या है, भावार्थ क्या है और व्याख्या क्या है। क्या ये एक ही है या इनमें कुछ भिन्नता होती है। तो भाव पल्लवन भाव संक्षेपण का ठीक विपरीत होता है। भाव पल्लवन भावार्थ तथा व्याख्या से भी भिन्न होता है। व्याख्या एवं भाव पल्लवन दोनों में मूल अवतरण के भाव या विचार को विस्तार दिया जाता है, लेकिन व्याख्या में प्रसंग निर्देश अनिवार्य होता है। साथ ही इसमें विचारों की आलोचना एवं टीका टिप्पणी भी की जाती है, जबकि जो भाव पल्लवन होता है उसमें यह अनुमति प्राप्त नहीं होती। भाव पल्लवन में केवल निहित भाव या विचार का विस्तार होता है। भावार्थ एवं भाव पल्लवन दोनों में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। भाव पल्लवन भावार्थ तथा व्याख्या से भिन्न होता है। व्याख्या एवं भाव पल्लवन
दोनों में मूल अवतरण के भाव या विचार को विस्तार दिया जाता है, लेकिन भावार्थ में मूल भाव का विस्तार एक सीमा तक होता है, जबकि भाव पल्लवन हेतु ऐसी कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं होती है। भाव पल्लवन में यह प्रयत्न किया जाता है कि मूल लेखक के मनोभावों का प्रकाशन हो जाए और इस हेतु समस्त मनोभावों को कई अनुच्छेदों में लिखा जाता है। भावार्थ में मूल अवतरण के केंद्रीय भाव को ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे कई अनुच्छेदों में लिखा जाना आवश्यक नहीं है। भाव पल्लवन में केंद्रीय भाव के साथ गौड़ भाव को भी ग्रहण कर विस्तार से उसका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार भाव पल्लवन का प्रत्यय व्याख्या और भावार्थ से पूरी तरीके से भिन्न होता है। अब ये स्पष्टता समझने के बाद अब हमें यह जानना जरूरी है कि भाव पल्लवन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर सार रूप में भाव पल्लवन की विशेषताएं प्रस्तुत हैं, जिन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। क्या होती विशेषताएं? गद्य कृति, रचनात्मक क्रिया, मूल विषय, स्वाभाविकता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, स्वच्छंदता, गत्यात्मकता, शब्द चयन तथा भाषा। ये विशेषताएं भाव पल्लवन में पाई जाती हैं। अब इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं का संक्षेपण किया जा सकता है, लेकिन पल्लवन का रूप गद्यात्मक ही होता है, पद्य में पल्लवन नहीं होता। पल्लवन हेतु निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती, अतः पल्लवन की प्रक्रिया हेतु पल्लवन कर्ता को सृजनशील होना आवश्यक है। सृजनशीलता के लिए क्या जरूरी है? प्रतिभा और विमर्शात्मक चिंतन, ये दोनों ही आवश्यक गुण होने चाहिए पल्लवन हेतु। जिसमें सृजनात्मक क्षमता नहीं होती, पल्लवन या विस्तार की प्रक्रिया उसकी सामर्थ्य के बाहर की विधा है, क्योंकि कल्पनाशीलता नहीं है तो सृजनात्मकता नहीं है, और सृजनात्मकता नहीं है तो विस्तार नहीं दे सकते। पल्लवन की एक प्रमुख विशेषता उसका केंद्रोन्मुख होना है। पल्लवन कर्ता को अपने विषय की परिधि के अंतर्गत ही विषय का विस्तार करना चाहिए। उससे यहाँ निर्द्वंद भाव विस्तार की अपेक्षा नहीं होती, उसका ध्यान सदैव अपने विषय पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा न करने से पल्लवन सुसंगठित ना होकर क्या हो जाएगा? बिखरा हुआ, असंबद्ध। इसलिए आवश्यक है कि हमें अपनी परिधि के अंतर में रहकर ही पल्लवन करें। किसी लेखक में सृजनात्मकता अपनी मौलिकता के आधार पर आती है, और मौलिकता नूतनता या नवाचार द्वारा सृजित होती है। इसलिए हमें पल्लवन हेतु नवाचार का ज्ञान भी होना आवश्यक है। पल्लवन करते समय यदि समसामयिक एवं प्रासंगिक विचारों को आधार बनाया जाए तो इसमें मौलिकता एवं नवाचार अपने आप ही समावेशित हो जाएगा। सृजनशीलता का गुण समाहित होने के कारण जो पल्लवन की प्रक्रिया होती है, उस हेतु लेखक में कल्पनाशीलता भी होनी चाहिए, परंतु इस कल्पना की एक सीमा अवश्य निर्धारित हो। कल्पना अस्वाभाविक नहीं होनी चाहिए, अपितु लेखक को अपनी वास्तविकता का दामन पकड़कर ही काल्पनिक होना चाहिए, जिसके आधार पर वह वस्तु प्रतिपादन को सरस और रुचिकर बना सके। उन्मुक्तता लेखक की सृजनशीलता में अभिवृद्धि करती है, सभी जानते हैं। उन्मुक्तता का अर्थ है सहजता और स्वाभाविकता, जिसमें किसी शास्त्र या परंपरा की लीक को पकड़कर चलना शामिल नहीं होता है। पल्लवन के माध्यम से लेखक समाज में सृजन करे, यही उसकी उन्मुक्तता है। यहाँ पर अभिप्राय उन्मुक्तता का समझने की आवश्यकता है। भाषा कैसी हो? सरल, सहज और शैली प्रवाहमय हो। भाषा ऐसी हो जो केंद्रीय भाव को सहज ढंग से अभिव्यक्ति दे सके, इसमें बनावटीपन ना हो, इसमें कहावतों मुहावरों की अतिशयता भी नहीं होनी चाहिए। अब हम यह समझेंगे कि भाव पल्लवन की विधि क्या है या उसके नियम क्या होते हैं।
तो इन्हें हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से प्रारंभ करें? पल्लवन के लिए सबसे पहले दिए गए सूत्र, वाक्य, सुभाषित अथवा कथन को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद सभी पक्षों पर भली भांति चिंतन मनन कर उसका मूल आशय समझने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर मूल कथन को अच्छी तरह समझ लीजिए। उसको समझने के बाद इसको लेकर आपके मन में जो भाव या विचार सृजित होते हैं उन्हें किसी दृष्टांत या घटना से संबंधित करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। साथ ही उसे अपने संदर्भ हेतु कहीं पर लिख कर भी रख लेना चाहिए। विस्तार उसी बात का होना चाहिए जो मूल में हो, जो केंद्र में हो। जोड़ना उतना ही जितना निश्चित रूप से उस विषय के अनुकूल हो। अनावश्यक जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। उक्ति या सूत्र के विचार क्रम, प्रसंग और संदर्भ को समझने का उपक्रम किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि उक्तियां या सूत्र किसी विशेष संदर्भ में रचित होती हैं और स्वयं में गूढ़ अर्थ को निहित रखती हैं, अर्थात गागर में सागर होती हैं, जो किसी विस्तृत बात का निष्कर्ष होती हैं। लेख में कोई विचार, वाक्य, वाक्यांश दोहराया नहीं जाना चाहिए। पल्लवन की भाषा के संबंध में मैं और हम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं माना जाता। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिए। पल्लवन के बीच यदि कोई उद्धरण आवश्यक हो तभी दें। अनावश्यक अप्रासंगिक बातें लिखने से भाषा संयोजन विकृत हो सकता है। किसी विरोधात्मक तथ्य का उल्लेख भी पल्लवन प्रक्रिया में वर्जित होता है। अब हम बात करेंगे पल्लवन की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर उसके सोपान दिए हुए हैं पल्लवन प्रक्रिया के। सबसे पहले विषय का चुनाव, फिर वैचारिक कथन, पठन, उसके उपरांत सामग्री चयन, फिर सामग्री संयोजन, फिर लेखन, फिर प्रारूप लेख और उसके उपरांत प्रारूप का निरीक्षण, फिर अंतिम लेखन। ये होती है भाव पल्लवन की प्रक्रिया। एक उदाहरण से हम इस प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे। इन सोपानों को किस प्रकार से भाव पल्लवन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। एक उक्ति आपके सामने प्रस्तुत है। उक्ति क्या है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उसके बाद चिंतन करना है। अब इसका चिंतन करने के बाद भाव पल्लवन कैसा होगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि इस उक्ति का पुनः हम उक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। भाव पल्लवन प्रारंभ कर। मनुष्य एक सामाजिक एवं बौद्धिक प्राणी है जो आपसी सहयोग एवं समायोजन से जीवन यापन करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो सभी प्राणी, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं, किंतु मानवीय स्वभाव ऐसा होता है कि स्वार्थ साधना करते हुए दूसरों के हित के लिए कार्य करता रहता है। यह निरंतर जन हितार्थ निरंतर उद्यम करता है। वह अनाथालय एवं वृद्धाश्रम बनवाता है, शिक्षा के लिए पाठशालाओं का निर्माण करवाता है, सराय और धर्मशालाओं का निर्माण करवाता है तथा ऐसे कई काम करता है जिनमें प्राणी मात्र को सुख मिले। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही मानवता है। जो भूखे को भोजन, निराश्रित को आश्रय, बीमार को निःशुल्क उपचार दे, वही सच्चे अर्थों में मानव है। स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए जीना एवं भौतिक संसाधनों का उपभोग करते हुए मर जाना जीवन की सार्थकता को समाप्त कर देता है। ऐसा जीवन तो पशु भी जी लेते हैं, तो यह जीवन एक प्रकार से पशुवत जीवन कहा जाएगा। मनुष्यता तो यह है कि जीते जी यथाशक्ति दूसरों की सेवा करें और आवश्यकता पड़े तो परमार्थ में अपने जीवन का उत्सर्ग कर दें। दधीचि ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिससे धनुष बनाकर वृत्तासुर का वध किया गया था। इसी प्रकार
महाराजा शिवी ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए उसके बदले अपना मांस और फिर सारा शरीर बाज पक्षी के सुपुर्द कर दिया था। हमारे इतिहास के मध्यकाल में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर जी ने मुगल अत्याचार का विरोध किया, परिणाम स्वरूप जीवन का उत्सर्ग करना पड़ा। इसी प्रकार आधुनिक काल में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी जैसे कर्मवीरों ने सर्वजन हिताय अपनी जान दे दी। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता और घोड़ा दो ऐसे जानवर हैं जो अपने स्वामी के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। पर आज मनुष्य की स्थिति ना इन पशुओं से भी निम्न स्तरीय है। स्वार्थ लोलुपता ने मनुष्य को अंधा बना दिया है और वह अपने हित से अधिक सोच ही नहीं पाता और समाज हित में कार्य करने से बचता है, जबकि मानव धर्म यह है कि परहित साधना के लिए निजी स्वार्थों का बलिदान कर दे। अब आपके समक्ष एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक अन्य उक्ति है, क्रोध एक तरह का रोग है जिसे क्षणिक पागलपन भी कहा जा सकता है। इसका भाव पल्लवन किस प्रकार होगा? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्रोध एक ऐसा संवेग है जिसके परिणाम स्वरूप मानव इतना उग्र हो जाता है कि उसके शरीर में भी क्रोध के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे रक्तवर्ण आंखें, तमतमाता हुआ चेहरा, दांत पीसना, भौवें तन जाना, तापमान बढ़ जाना आदि। क्रोध के इस स्वरूप को आम भाषा में कहते हैं पारा चढ़ जाना, गर्जन तर्जन करना, शरीर कांपने लगना, उल जलूल बकवास करना इत्यादि। क्रोध का मरीज क्षीण और दुर्बल हो जाता है, उसकी बुद्धि का तत्क्षण नाश हो जाता है। क्रोध विवेकशीलता का नाश करता है, बुद्धि को समाप्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति का मन एवं शरीर पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इस संवेगात्मक असंतुलन की स्थिति में वह कोई भी समाज विरुद्ध अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है, यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है या आत्महत्या कर लेता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर सांवेगिक अस्थिरता किस सीमा तक है। प्रायः क्रोध का आवेग थोड़े समय तक रहता है, तब इसे क्षणिक पागलपन कहा जा सकता है। यदि क्रोध का पात्र चुप रह जाता है और सब कुछ सहता रहता है तो क्रोध के रोगी का आक्रोश शीघ्र शांत हो जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति विरोध करता है या तर्क कुतर्क करता है तो इस रोगी का ज्वर उतरने में या पागलपन शांत होने में समय लगता है। क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए सबसे सहज उपाय यह होता है कि उसके परिवेश को परिवर्तित कर दिया जाए या ध्यान को किसी और दिशा में विरत कर दिया जाए। किसी समझदार व्यक्ति की मध्यस्थता भी क्रोध के पागलपन को शांत करती है। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद यह स्पष्ट हो गया होगा कि पल्लवन किस प्रकार किया जाता है। अब यहीं से यह पाठ समाप्त होता है और सार बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस पाठ में संक्षेपण के अभिप्राय को विस्तार पूर्वक विश्लेषित करते हुए बताया गया कि संक्षेपण से विपरीत लेखन की प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं। किसी सूत्र, वाक्य या विचार को विस्तार के साथ व्याख्या करना पल्लवन कहलाता है। किसी भी सूत्र वाक्य का विश्लेषण करने से पहले ये आवश्यक है कि हमें उक्ति का पूर्ण ज्ञान हो, अर्थात कोई भी उक्ति किस संदर्भ में कही गई है, उसका सामाजिक परिवेश क्या है, इससे हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत पल्लवन की विशेषताओं की भी चर्चा की गई। इस विषय क्रम की निरंतरता को बनाए रखते हुए अध्ययन हेतु अगला प्रकरण होगा आशय, निबंध एवं प्रतिवेदन लेखन। इसी के साथ आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।